हेलो। हेलो दोस्तों, हम आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके मारवाड़ के इतिहास में चंद्रसेन के बारे में चर्चा की थी। आज हमें आपके मारवाड़ के इतिहास में चंद्रसेन से आगे अध्ययन करना है। तो आज हम आपके मारवाड़ के इतिहास में बात करेंगे उदय सिंह के बारे में। महाराजा उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह। महाराजा उदय सिंह के बारे में हमें आपकी चर्चा करनी है। इनका शासनकाल है आपका 1583 से लेके 95। अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि जब हम आपके चंद्रसेन के बारे में अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि उनका शासनकाल आपका 1581 तक था। उनका शासनकाल कब तक था? आपके 1581 तक था। और आपके उदय सिंह का शासनकाल स्टार्ट हो रहा है 83 से। तो ये क्या रीजन है? तो याद रखना, आपके जैसे ही 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती, चंद्रसेन की क्या हो गई थी? आपकी मृत्यु। और उदय सिंह है जो आपके चंद्रसेन का भाई है और वो आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है। तो उदय सिंह ने कहा कि मुझे राजा बना दीजिए, पर अकबर कहते हैं कि एक बार थोड़ा धैर्य रखो, एक बार मैं इसे देखना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं आपके कि 1581 से लेके 83 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया। अकबर ने आपके 1581 से लेके 1583 तक मारवाड़ को क्या घोषित कर दिया था? आपके खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है आपकी सरकारी भूमि, जो आपके महाराजा या राजा होते थे उनके सीधे डायरेक्ट अधीन रहती थी। तो 2 साल तक आपका मारवाड़ सीधा किसके अधीन रहा? आपके अकबर के। तो याद रखना, पूछ भी लिया गया है और आगे भी पेपर में पूछा जा सकता है कि अकबर ने मारवाड़ को खालसा कब घोषित किया था, या अकबर ने मारवाड़ को खालसा कब से कब तक रखा था? तो आपके 1581 से लेके 1583 तक आपका जो मारवाड़ क्षेत्र था वो आपके खालसा के रूप में रहा था। ठीक है, तो इससे आगे अब हम बात करते हैं आपके उदय सिंह की, कि उदय सिंह के बारे में हमें आपके क्या क्या पढ़ना है। अब आपके उदय सिंह, उदय सिंह 1583 से 95 तक आपके शासक रहे। उदय सिंह, एक तो याद रखना, जो ये शरीर के थे ये भारी भरकम थे, मोटे हुआ करते थे। अकबर के दरबार में एक तो आपके उदय सिंह और एक आपके चारण कवि हुआ करते थे। ये दो बंदे थे ना, ये दो बंदे शरीर से बहुत मोटे थे। तो आपके उदय सिंह का तो नाम ही रख दिया था आपके अकबर ने कि मोटा राजा उदय सिंह। मोटा है इसलिए आपका इसका क्या नाम हो गया? मोटा राजा उदय सिंह। तो याद रखना कि इनका उपनाम क्या है। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इनका उपनाम, इनका आपके उपनाम क्या है? तो उपनाम आप याद रखोगे, इनका उपनाम क्या है आपके? मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह, और उदय सिंह का शासनकाल है आपके 1583 से लेके 95 तक। इनका उपनाम क्या हो गया आपका? तो उपनाम है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह याद रखो, मोटा राजा उदय सिंह। इन्हें तो अकबर आपके मोटा राजा उदय सिंह कहने लगे थे, और वो चारण कवि थे उन्हें आपका जाडा कहने लगे थे कि ये जाडा चारण है, और ये आपके मोटे थे तो इनका नाम ही रख दिया, उपनाम आपका मोटा राजा उदय सिंह। एक हम आपके उदय सिंह की बात कर चुके हैं कि इन्होंने आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? तो जब अकबर आपका 1570 में नागौर दरबार लगाया था, तो उसी नागौर दरबार में आपके उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो याद रखोगे
कि 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार, ये याद रह जाएगा कि आपके अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे, तो आपके उदय सिंह, और कब की थी आपके 1570 में। इसी के साथ ये बात याद रखोगे, यह प्रथम शासक थे। प्रथम शासक कैसे शासक थे भाई आपके प्रथम शासक, तो इसके बारे में आप दो चीज याद रखोगे कि प्रथम शासक कैसे है। तो एक तो आपके मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, और वो भी कहां से, मारवाड़ के, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, मारवाड़ के। कि मारवाड़ के वह पहले कौन से शासक हैं जिन्होंने आपके मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो कौन है, आपके उदय सिंह। इसके अलावा याद रखना, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले, मुगलों के साथ क्या संबंध स्थापित करने वाले, आपके वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले, ये भी आप याद रखो कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, आपके उदय सिंह। कौन हो जाएंगे, आपके उदय सिंह। तो उदय सिंह के बारे में हमें मोटी मोटी यही बातें याद रखनी है कि एक तो इनका उपनाम क्या, आपके मोटा राजा उदय सिंह। अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी, आपके 1570 में। कहां पे की थी, तो आपके नागौर दरबार। ये प्रथम शासक है किसके, आपके मारवाड़ के, किसके, आपके मारवाड़ के। और वो कैसे है, तो वो देखोगे, ये प्रथम शासक मारवाड़ के मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने। फिर आप कहोगे सर वैवाहिक संबंध मतलब किसका विवाह किसके साथ किया, तो ये बात आप याद रखना। मैं आपको बताता हूं, जो आपके उदय सिंह है, उदय सिंह के एक पुत्री थी आपकी मानी बाई। कौन, आपकी मानी बाई। किसकी पुत्री है, आपके मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है मानी बाई। और अकबर की अधीनता स्वीकार कर सके कौन, आपका उदय सिंह। और अकबर के एक लड़का था जहांगीर। कौन, आपका जहांगीर। तो आपके उदय सिंह ने मानी बाई और जहांगीर का क्या किया था, विवाह किया। अपनी पुत्री मानी बाई का विवाह किया था किसके साथ, आपके जहांगीर के साथ। किसके साथ, आपके जहांगीर के साथ। अब फिर आप कहोगे सर आप गलत कर रहे हो, आपने अपने नोट्स सही से पढ़े नहीं है। हमने देखा है मानी बाई का विवाह जहांगीर से नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये मानी बाई जोधपुर की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है आपके जोधाबाई। क्या कहा जाता है, आपके जोधाबाई। क्या कहा जाता है, जोधाबाई। और आप कहोगे कि हमने तो सर पढ़ा है, देखा है, सुना है कि जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ, तो नहीं। आप याद रखोगे, मैंने पीछे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया था इसके लिए, आपके लिए, जब मैंने आपको आमेर का इतिहास पढ़ाया था तब। और आज फिर बता रहा हूं कि जो जोधाबाई थी वो कौन है, आपके मानी बाई। और मानी बाई ये किसकी पुत्री है, तो आपके उदय सिंह की। किसके, आपके उदय सिंह। और उदय सिंह कौन सा, आपको याद रह जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह। कौन, आपका मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है कौन है, मानी बाई। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, आपके जहांगीर के साथ। इसी मानी बाई को क्या कहा जाता है, आपके जोधाबाई। क्यों, क्योंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी कि आपके मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानी बाई का विवाह आपके अकबर के शहजादे जहांगीर के साथ कर दिया। इस जोधाबाई को जहांगीर ने उपाधि दी। उपाधि क्या क्या दी थी आपकी, तो वो याद रखो कि आपकी उपाधि क्या क्या थी। तो इन्हें उपाधि दी थी आपके जगत गोसाई। किस चीज की उपाधि दी थी, आपके जगत गोसाई।
गुसाई का मतलब होता है मालिक, और जगत का मतलब होता है दुनिया। ये दुनिया की मालिक है, ऐसी उपाधि दे रहे हैं कौन? आपके जहांगीर। किसको दे रहे हैं? आपके मानी भाई को। तो याद रखना ये उपाधि है किसकी? जगत गोसाई की। तो आप याद रखोगे ये उपाधि है आपके मानी भाई की। किसके? आपके मानी भाई की। दे कौन रहा है आपका? तो दे जहांगीर है। इसी आपके मानी भाई और जहांगीर का पुत्र हुआ है कौन? आपके खुरम। कौन? आपके खुरम, जिसे आप किस नाम से जानते हो? सांझा के। किस नाम से जानते हो? सांझा के। तो जो हम सांझा कहते हैं, उन सांझा का ननिहाल कहाँ पे? आपके, तो याद रखना जोधपुर में। तभी तो बात है, जो मुगलिया बादशाह के तख्त था उस पे बैठा करते थे आपके सांझा, तो यहीं का तो भांजा है हमारे राजपूताने का। ये क्यों नहीं सोच रहे आप? और किसका? तो याद रखना मानी बाई का वो पुत्र था आपके। और मानी बाई किसके? तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। तो ये आपको कन्फर्म रखना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आपके कि जोधाबाई थी, तो जोधाबाई का विवाह आपके अकबर के साथ हुआ था। तो मैंने पहले भी कहा था कि वो जोधाबाई नहीं थी, वो आपके हरकाबाई हुआ करती थी, जिसका विवाह आपके अकबर के साथ हुआ था। जब ये आपके नाटक आते, मूवी आते, इसमें आप ध्यान नहीं देते हो। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं तो इनके ऊपर एक लाइन लिखी आती है कि हमारे द्वारा दिखाए जा रहे इस प्रोग्राम का इतिहास के साथ कोई संबंध नहीं। और वो चीजें हम पढ़ते नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ तो सिर्फ मनोरंजन करना है, ये लिखा हुआ आता है, पर हम उस मनोरंजन के चक्कर में उसे सच मान लेते, उसी को मान लेते हैं कि सब कुछ है, वो सारी सच्चाई है, जबकि वो नहीं होती। ये जब आपके जोधा अकबर की मूवी आई थी, तो जो आपके आंसू थे उनसे ये पूछा भी गया था कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मूवी बना रहा हूं, मेरा काम सिर्फ लोगों को मनोरंजन करना है, ना कि इतिहास दिखाना। पर हमारे वाले क्या है कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं किसी चीज को। ना ना साहब, मैं तो टेलीविजन में देखो कि जोधा भाई तो अकबर की बुई। अरे बावड़ा, अकबर की कोनी इतिहास पढ़ तो सरी तू। इतिहास पढ़ा तो जब तेरे समझ में आओगे तो आप याद रखोगे ये बात कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानी बाई का विवाह, जिसे जोधा बाई कहा जाता है, उसका विवाह जहांगीर के साथ किया था। और मानी बाई और जहांगीर का पुत्र हुआ था कौन? आपके खुरम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आपके सांझा के नाम से। मानी बाई को जहांगीर ने उपाधि दी थी, और वो उपाधि कौन सी? आपकी जगत गुसाई के नाम। इतनी बात याद रह जाएगी। इसके अलावा अकबर ने अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह को 5,000 का मनसब दिया। 5,000 का क्या दिया था? आपका मनसब दिया था। तो ये भी याद रखना, मनसब दिया था। मनसब का मतलब भाई आपके अंग्रेज, आपके मुगलों के द्वारा जो पद होता था उसको अरबी भाषा में मनसब कहा जाता है। तो वो मनसब है, वो कितने हजार का दिया? आपके 5,000 का दिए। और जो मनसब ग्रहण करता था वो आपका मनसबदार कहलाता। तो याद रखना कि अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कितने का मनसब दिया था? तो आपके 5,000 का मनसब। ये सारी बातें किसकी? आपके तो मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। क्या क्या बात है हमने आपके उदय सिंह के बारे में देखी? देखो, उदय सिंह का शासनकाल 83 से 95। उपनाम मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि शरीर में भारी था, भारी भरकम था, मोटा था, इसलिए अकबर ने नाम दिया। 1570 में इसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार। ये प्रथम शासक है मारवाड़ के। किस रूप में? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला। मुगलों के साथ क्या स्थापित करने वाला? आपका वैवाहिक संबंध स्थापित करने। इसने अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। मानीबाई का दूसरा नाम जोधाबाई, क्योंकि जोधपुर की राजकुमारी है। इसके अलावा मानीबाई और जहांगीर से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या? आपका खुरम, इतिहास में आपके सांझा के नाम से जाना। इसे मानीबाई को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, और वो क्या? आपकी जगत गोसाई। क्या? आपकी जगत। इसके बाद में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कितने का मनसब दिया था? तो आप याद रखोगे, इन्हें आपके मोटा राजा उदय सिंह ने 5,000 का मनसब दिया। इतनी बात ठीक है। इसके आगे बात करें। अब मैं जब आपको चंद्रसेन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो आपके मालदेव है, मालदेव के 4 पुत्र थे आपके, जैसे राम, उदय सिंह,
चंद्रसेन और आपके रायमल। रायमल ये मालदेव के मुख्य 4 बेटे हुआ करते थे। मालदेव के बारे में बाद में हमने पढ़ा आपके चंद्रसेन को, कि मारवाड़ का राजा चंद्रसेन। उसके बाद में हमने पढ़ लिया आपके उदय सिंह को, कि चंद्रसेन के बाद उदय सिंह। पर आपको याद, थोड़ा सा याद रखना, राम को है तो आपके मालदेव ने गुंदोज की जागीर दे रखी थी। कौन सी जागीर? आपकी गुंदोज की जागीर। उदय सिंह को इसने आपके फलोदी की जागीर दी थी। किसको? आपके फलोदी की जागीर दी। इससे आपके चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्या बनाया था? अपना उत्तराधिकारी बनाया था मालदेव ने। और जो रायमल है इसको आपके सिवाना की जागीर दी गई थी। किसकी? आपकी सिवाना की। और हमने देखा था कि जब चंद्रसेन शासक बनता है तो आपके राम और उदय सिंह को नाडोर में लोहावट के युद्ध में पराजित करके शासक बनता है। पर आपके कहते हैं कि रायमल ने कोई संघर्ष नहीं किया। रायमल ने बोला ठीक है, हमें आपकी शिवाना की जागीर मिली है, तो अपने शिवाना की जागीर में सामंत के रूप में कार्य करते थे आपके रायमल। अब हम यहाँ पे रायमल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि अब हमें यहाँ पे रायमल से कुछ पढ़ना है। कि जब रायमल जी सिवाना में थे तब तक तो ठीक है, सामंत थे आपके, लेकिन रायमल की मृत्यु हो जाती है तो रायमल में आपके सिवाना में रायमल का पुत्र सामंत बनता है। और पुत्र कौन था? तो पुत्र था आपके कल्याण सिंह। कौन? आपके कल्याण सिंह। राठौड़ है तो कल्याण सिंह है। अब इसका जिक्र क्या है? देखो, कल्याण सिंह का हम नाम लिखते हैं कल्ला। क्या? आपके कल्ला। कल्याण सिंह से हमने नाम उठा लिया कि आपका कल्ला। किसका बेटा है? रायमल का, इसलिए एक नाम लगता है आपके रायमलोत। कौन? आपका रायमलोत। तो थोड़ा दिमाग में है। अब हमें आपका पढ़ना है थोड़ा सा इसी के बीच में कल्ला रायमलोत को। किसको? आपके कल्ला रायमलोत। ठीक है, तो आप याद रखोगे, आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि अब हम उदय सिंह के साथ थोड़ा सा पढ़ने वाले कल्ला रायमलोत। तो कल्ला रायमलोत कौन है? तो आपके उदय सिंह के छोटे भाई रायमल का पुत्र है। कौन? आपका कल्ला रायमलोत। इसका सही नाम कल्याण सिंह राठौड़ है, जो आपके सिवाना का सामंत हुआ करता। अब सर फिर हमें इससे पढ़ना क्यों है कल्ला रायमलोत को? तो थोड़ा सा देखो, मैं जिक्र करता हूं कि उदय सिंह आपकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। जब उदय सिंह मारवाड़ का राजा है और मारवाड़ का राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, तो जो सिवाना वगैरह, फलोदी वगैरह, गुंदोज वाला, जो ये सारे क्षेत्र में जो सामंत रहते थे, उनकी ऑटोमेटिक संधि हो गई। किसके साथ? आपके अकबर के साथ। क्योंकि जब रियासत के राजा ने संधि कर ली तो इसके अधीन आने वाले जितने भी सामंत जागीरदार है उनकी संधि ऑटोमेटिक हो गई। किसके साथ? आपके अकबर के साथ। तो कहते हैं कि एक बार आपके अकबर ने दरबार लगा रखा था। दरबार में आपके कल्ला रायमलोत भी बैठे थे, अन्य भी बैठे थे राजपूताना के शासक आपके, और बूंदी के सुरजन जी बैठे थे। और अकबर बात करते हुए सुरजन से कहता है, और सुरजन कैसे हो? सुरजन ने कहा कि बादशाह आपकी दुआ है, आपका सर पे हाथ है तो अच्छे है, और घर पे राजी खुशी है सब। तो आपके सुरजन कहते हैं कि सब राजी खुशी है, मस्जिद के ऊपर आपके बादशाह का हाथ हो, उसके परिवार को क्या सकता है। फिर आपके अकबर ने कहा कि सुरजन, मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री विवाह के लायक हो गई है। सुरजन ने कहा सही सुना महाराज, विवाह के लायक तो हो चुकी है। तो एक काम कर, तुम्हारी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर। और अकबर आपका जहांगीर के साथ कर, और सुरजन आपका जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहता। पर बादशाह के दरबार में बादशाह को मना करने का मतलब है कि बादशाह शाम से पहले पहले भाई उसके पकोड़े बना के खा जाए। तो उसने सोचा क्या किया जाए। तो सुरजन ने बैठे बैठे कहा कि महाराज, बादशाह आप मुझे पहले कहते, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले अपनी पुत्री की सगाई कर दी। और अकबर को सुरजन का चेहरा देख के लगा कि झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है साफ साफ। तो अकबर ने कहा कि सगाई किसके साथ की? सुरजन ने सोचा, फिर फंसा दिया। सुरजन दरबार की तरफ देखता है, सभी के चेहरे नीचे ढले हुए थे, पर एक बंदा था जो पग पे पग लगाए बैठा था और अपने मूंछों को ताव दे रहा था। और वो बंदा कौन था? आपके कल्ला रायमलोत। और सुरजन जी ने नाम बोल दिया कि मैंने तो अपनी पुत्री की सगाई कल्ला रायमलोत के साथ की है।
और जैसे ही कल्ला ने ये बात सुनी और कल्ला ने हाथ ऊंचा किया, हाँ 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 अभी की थी मुझसे, मेरे साथ ही की थी 5-7 दिन पहले। अब अकबर को पता है कल्ला का चेहरा देखिए और आपके सुरजन का चेहरा देखिए कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। पर लड़की का बाप कह रहा है कि मैंने अपने पुत्री की सगाई कर दी है, और जिससे हुई है वो कह रहा है कि मेरे साथ हो चुकी है। तो अब आपका अकबर क्या करे? तो कहते हैं अकबर ने कहा कि कल्ला जी कोई पार्टी सार्टी नहीं दिया आपने? कहा कि महाराज बादशाह, वो नक्षत्र ग्रहों का मामला था तो जल्दी से हमने सगाई कर दी। पर अकबर को पता था ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारे राजा एक दूसरे की कुणी मार के मन ही मन हंस रहे थे कि आज दोनों ने इनको मूर्ख बना दिया। और अकबर ने 5-7 मिनट दरबार लगाया और कहा कि आज थोड़ा गला खराब है, 3-4 दिन की छुट्टी है, बाद में दरबार लगाए। और जैसे सारे राजा बाहर आए तो एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे थे कि इन दोनों लोगों ने आज बना। और सुरजन है वो तुरंत आपके कल्ला राइमलोथ के पास आता है और कहता है कि कल्ला, मैंने सिर्फ बातों ही बातों में झूठे ही कह दिया हो, अपनी की पुत्र की सगाई मैंने तुम्हारे साथ कर दी है, और किसी ने बादशाह के कान भर दिए तो फिर समस्या हो जाएगी, तू जल्दी से जल्दी जा और मेरे पुत्र के साथ सगाई करके। कहते हैं कि कल्ला आपके वहीं से तुरंत आते हैं बूंदी और आपके सुरजन की पुत्री भान कंवर के साथ सगाई करके जाते हैं। फिर 5-7-10 दिन के बाद में फिर दरबार लगा और दरबार में आपके कल्ला जी उपस्थित थे, आपके सुरजन भी उपस्थित थे। और अकबर जैसे ही कल्ला को देखते हैं तो कल्ला को देखते उसका दिमाग चकरा जाता है और वो अपने मंत्री को कहते हैं कि कल्ला को मेरे दरबार में नहीं रहना चाहिए। पर कल्ला को ऐसे भी नहीं कह सकते कि तुम यहाँ दरबार में मत आओ, तो कहा कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। कहते हैं कि इनका आपके लाहौर में उप सूबेदार के रूप में ट्रांसफर कर दिया था। लाहौर में आपका जो सूबे का जो मुखिया होगा वो सूबेदार, पहले से सूबेदार था, उसकी सहायता करने के लिए कल्ला रायमलोथ को उप सूबेदार बना दिया और कल्ला रायमलोथ को वहां पर भेज दिया लाहौर। और कहते हैं कि कल्ला की उस सूबेदार के साथ थोड़ी सी कोई अनबन हो जाती है और कल्ला रायमलोथ उस सूबेदार की हत्या कर देता है। अब हत्या करी तब उसे समझ में आया कि मैंने गलत कर दिया है, अब बादशाह मारेगा। इसलिए कहते हैं कि कल्ला जी आपके लाहौर से सीधे सिवाना आ गए। अब सीधे सिवाना आ गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, अकबर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कल्ला के दिमाग में विचार तो चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात है। अकबर चुपचाप ऐसे नहीं बैठ सकता, फिर भी देखा जाएगा क्या होगा। कहते हैं कि थोड़ा दिन के बाद में अकबर का संदेश आता है कल्ला जी के पास कि कल्ला जी तुम एक बार मुझसे आकर मिलो। और कहते हैं कि कल्ला राठौड़ आपके तो कल्ला राइमलोथ जी है ये जाते हैं अकबर के पास और अकबर इन्हें गले लगाता है, वाह कल्ला मेरे शेर, तू मेरा चीता है, वो तो बेलखना था सूबेदार, उसे तो मेरे हाथों से मरना था, अच्छा किया तूने मार दिया। और आपके कल्ला जी को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। और कल्ला जी ने सोच ही रहे थे तभी आपके अकबर ने कहा और कल्ला जी और ठीक है? बोला ठीक है साहब। परिवार राजी खुशी एकदम, बोल राजी खुशी कि कल्ला जी मैंने सुना है तुम्हारी बहन विवाह के लायक है। अब कल्ला को समझ में आया, अच्छा बात ये है, दुख है पेट बतावे माथो दाढ़ के या तो दाढ़ में के काड़ो है या तो दाढ़ ही पूरी काली है। उस समय तो कल्ला क्या बोलता, कल्ला ने कहा कि हाँ बादशाह आपने सही सुना है, सही सुना है, तो एक काम कर तेरी बहन का विवाह मेरे पुत्र जहांगीर के साथ कर। अब अकबर उससे बदला ले रहा है कि तेरी वजह से सुरजन की पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ नहीं हो सका, अब तू तेरी बहन का विवाह जहांगीर के साथ। अब उस समय कल्ला मना कैसे करे बादशाह को इतने भरे दरबार में? तो कहते हैं कि कल्ला राठौड़ ने, आपका जो कल्ला रायमलोथ है, इन्होंने कहा कि बादशाह मैं कहा एक छोटा सा सामंत, आप बादशाह आप अपने बराबर वालों में शादी कीजिए तो अच्छा होगा, मैं तो एक छोटा सा सामंत हूं। अकबर ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की अच्छी है हमने सुना है, बस तेरे साथ ही कर। कल्ला ने फिर कहा कि बादशाह बराबर वालों में थोड़ा विवाह किया जाए तो अच्छा होता है, मैं कहा आपकी सेवा कर पाऊंगा सिवाना, मेरा तो इतना सा छोटा सा सिवाना है, ये मुगल शहजादे है, आने वाले भारत के मुगल बादशाह बनने वाले हैं, किसी बादशाह के साथ विवाह किया जाए तो अच्छा है। तो कहते हैं कि बादशाह ने कह दिया नहीं, हमने सुना है लड़की अच्छी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम विवाह जहांगीर के साथ करो। अब कल्ला फंसे। कल्ला ने कहा ठीक है बादशाह, जैसे आपका हुक्म, हाजिर माथे, जैसा आप हमें आदेश दो मैं तैयार कर। पर मेरे थोड़े से पैसों की कमी चल, तो आपके अकबर ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि कल्ला रायमलोथ को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दे। और दूसरी बात कल्ला जी आप टेंशन मत लो,
हम बारात छोटी लेके आए। कल्ला ने कहा कि जैसा। कल्ला वहां से बहुत सारे पैसे ला, पहले पैसे लाके आपके सिवाना दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है। पुनर्निर्माण का मतलब है सिवाना दुर्ग को ऊंचे ऊंचे आपका ऊंचा करवाता है और इसका निर्माण करवाता है आपका पूरी तरीके से। दुर्ग का अच्छे तरीके से निर्माण करवाया, दीवारें वगैरह ऊंची करवाई और फिर बादशाह को संदेश भेजा कि बादशाह आप बारात भेज सकते हो, आप बारात भेज सकते हो, पर थोड़ी छोटी भेजना, यहाँ पे इतना मुझसे व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और अकबर को लगा कि चलो मान गया वही अच्छा है। तो अकबर ने कहा कि एक तो जहांगीर आ रहा है और 4 इसके दोस्त आएंगे बस। और कहते हैं कि जहांगीर और उसके दोस्त जैसे ही सिवाना में आए तो हमारे अभी भी ये रिवाज है कि हम आपके जब बारात आती है गांव के बाहर तो हम उनके सामने जाते हैं। सामने जाने का मतलब है, मैं आपको बताऊं तो, कि जैसे ये गांव आए, यहाँ पे कोई रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, ये हमारे गांव में, तो हम गांव वाले क्या करते थे, पहले ही यहाँ पे चले जाते थे, उनका जाके स्वागत करते थे, अभिनंदन करते थे। क्योंकि इनको भी पता नहीं कि रास्ता इधर वाला जाएगा, इधर वाला जाएगा, इधर वाला जाएगा। आज तो आपका लोकेशन लगा के आप आ जाते हैं। तो जो सामने जाके स्वागत किया जाता था उसे आपका सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला, राजस्थान। जैसे ही आपका कल्ला रायमलोद सामेला करना चाहता है और सामेला के रूप में वो जाते ही जहांगीर को जूतों की माला पहनाता है और जूतों की माला पहना के चारों दोस्तों और उस जहांगीर को जचा के वहां पे पीटता है, उस मिट्टी में उनको पटक पटक के मारता है। और जहांगीर अपने चपले लिए हुए हाथ में भागता है और जाके कहीं पे एसटीडी पीछे से फोन मिलाता है, अरे पापा ये आपने कहाँ भेज दिया, यहाँ तो मुझे पकड़ के पीटा हो रहा है, मेरी शेरवानी फाड़ दी है, मेरे दोस्तों को तो मुर्गा बना बना के कूटा है। तो अकबर ने कहा, वो तुम्हारे साले है ना कल्ला रायमलोद जी, उनसे बात करो। अरे पापा उससे नहीं तो कूटा है। अब आप इस प्रकार से मुगल शहजादे को अपनी जगह बुला के उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अब आपके अकबर ने खार खा ली और उदय सिंह के पास आदेश भेजता है कि उदय सिंह, चाम दाम दंड भेद जो हो सके वो अपनाओ, पर मुझे कल्ला रायमलोद की लाश चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी कल्ला रायमलोद की लाश चाहिए। और फिर आपके उदय सिंह अकबर के प्रतिनिधि के रूप में 1589 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण करता है और कल्ला रायमलोद आपका लड़ता हुआ मारा जाता है। ये आपके सिवाना में दूसरा साका होता है। पर मैं थोड़ी सी कल्ला रायमलोद की बात और करता हूं। जब कल्ला जी ये युद्ध होने वाला था 1589 वाला, थोड़े से दिन पहले कल्ला रायमलोद जी से पृथ्वीराज राठौड़ मिलने आए थे। कौन? आपके पृथ्वीराज राठौड़। आपको याद आ रहा है तो जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़े दिन पहले, जो आपके पृथ्वीराज राठौड़ है, मैंने आपको बताया था नागौर दरबार में बीकानेर की तरफ से अधीनता स्वीकार करने कल्याणमल आया था और अपने 2 पुत्रों के साथ आया था, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह योद्धा था इसलिए अकबर उसे अपनी सेना में रख लेता है और पृथ्वीराज राठौड़ राइटर था और इसे अपने साथ रख लेता है अकबर, और इसे आपके गागरोन की जागीर दे देता है। और वहां पे गागरोन की जागीर में पृथ्वीराज राठौड़ बेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ लिखता है, जिसे आपका दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। वही पृथ्वीराज राठौड़ आपके कल्ला रायमलोद से मिलते और कहते हैं कि अरे कल्ला, तो क्यों बादशाह से चला चला के पंगे मोल लेता है? बादशाह खार खाए हुए बैठा है, तुम्हें मारेगा। कल्ला ने कहा कि अंकल आप टेंशन मत लो। अंकल मतलब ये भी राठौड़ है और ये भी राठौड़ है, ये आपके जोधपुर वालों के वंशज है और ये आपके बीकानेर, पर बीकानेर थे तो आपके जोधपुर से ही। तो कहा कि अंकल आप टेंशन मत लो, मैं तो खुद ही कफन लिए घूमता हूं। पृथ्वीराज कहते हैं कि कल्ला ये तू गलत किया। पहली बात तो तुम्हें दरबार में हाँ भरने की क्या जरूरत थी कि मैंने सगाई कर रखी। फिर तुम्हें लाहौर उप सूबेदार बना के भेजा और वहां पे तू जाके सूबेदार की हत्या कर दे, और अब तू शहजादे को बुला के अपने ही घर पे पीटता है। कल्ला जी कहते कि अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पर आप एक काम कर दो, आप कवि हो, आप मेरे मरसिए लिख दो। क्या लिख दो? मरसिए। मरसिए का मतलब है आपके कि किसी योद्धा की मृत्यु के बाद
उसकी वीरता पर जो दोहे लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपकी मर्सी। क्या बोला है मैंने, सुनिए एक बार दोबारा आप, कि किसी योद्धा की मृत्यु के बाद उसकी वीरता पर जो दोहे लिखे जाते हैं वो आपके मर्सिये कहलाते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि ठीक है कल्ला, जब तुम मर जाओगे युद्ध करते हुए तो मैं तुम्हारे पर मर्सिये लिख दूंगा। कल्ला ने कहा नहीं नहीं, मरने के बाद कौन देखे, आप मेरी मर्सी अभी लिखिए। तो पृथ्वीराज ने कहा कि मैं अब कैसे लिख दूं, तुम जब युद्ध करोगे मैं देखूंगा कि तुम कितने योद्धाओं को मारा है, तूने कैसे युद्ध हाथी पे बैठ कर किया है या घोड़े पर बैठ कर किया है, तो मैं जैसा जैसा देखूंगा वैसा वैसा ही तो मर्सियों में लिखूंगा। मुझे क्या पता तू युद्ध करने जाए युद्ध में भाग जाए, युद्ध तुमसे हो ही ना और कुछ हो जाए। पर कल्ला जी ने कहा कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसे जैसे मेरी मर्सी लिखोगे मैं वैसे वैसे युद्ध कर लूंगा। बड़ा शानदार चीज। देखिए एक राजस्थान का बहुत अच्छा दोहा है, पृथ्वीराज राठौड़ ने जैसे जैसे मर्सिये लिखे थे वैसे वैसे कल्ला रायमलोत लड़ा। कि कटियां पहला कोड स्यूं गाथ सुनी ने जाए, कटियां पहला कोड स्यूं गाथ सुनी ने जाए, जिनवित कवि जताइयो उनवित कटिया जाए। कि कटियां पहला कोड स्यूं, कोड का मतलब होता है चाव से, कटियां पहला कोड स्यूं कि अपने कटने से पहले अपने चाव से गाथ सुनी न जाए, कि अपनी गाथा सुनी नहीं जाती है। पर जिनविद कवि जताइयो, जैसे जैसे कवि ने जताया था, उनविद कटिया जाए, वैसे वैसे कटते कट के लड़के मर गया था। तो वो कौन था? आपका कल्ला राय। तो कहते हैं कि जब आपका अकबर आक्रमण करता है 1589 में उदय सिंह के नेतृत्व में, तो जो अकबर को, आपके कल्ला जी को पता लग गया था कि अब हमें साका करना होगा। और मैंने आपको पहले बताया था साका क्या होता है, कि जब आपकी योद्धा की सेना कम है बाहर वाले की ज्यादा है और हमारा बस टारगेट फिक्स है कि हमको ज्यादा से ज्यादा दुश्मन सेना को नुकसान पहुंचाना है, वो क्या था? आपका साका। अब जब कल्ला जी साके की तैयारी कर रहे थे तो संदेश आया कल्ला जी के पास भानकंवर का। भानकंवर कौन? जो अभी हमने चर्चा की थी बूंदी सुरजन की पुत्री। कि हे कल्ला, मैंने सुना है तुम साके की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे जौहर की लीड कौन कर रहा है? तो कल्ला जी फिर से संदेश भेजते हैं और लिखते हैं कि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ, अगर मेरा विवाह हुआ होता तो मेरी पत्नी इस जौहर को लौट कर आपका लीड करती। पर इस समय जो मेरे परिवार की जो मेरी विशिष्ट महिला होगी जो आपकी नेतृत्व वही करेगी। फिर आपकी खान कंवर लेटर लिखती है कि कल्ला, मेरी तेरे साथ सगाई हो चुकी है और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, इसलिए मैं सिवाना आ रही हूं और इस जोहर का लीड मैं करूंगी। और कहते हैं कि भान कंवर इस एक बात पर आपकी बूंदी से सिवाना आती है और इस जोहर का लीड करती है। तो इसीलिए नहीं आपके राजस्थान की महिलाएं, एक लड़की देखिए जो सगाई हुई है पर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, मृत्यु का वर्ण करने के लिए चाव से आपके सिवाना आ जाती है। तो वो कौन थी? आपकी भानकवर। तो ये आपका याद रखना, ये कल्ला जी वाली थोड़ी सी स्टोरी थी। अब मैं आपको लिखा देता हूं कल्ला जी के बारे में कि आपको क्या कुछ लिखना है। तो कल्ला रायमलो, क्या लिखोगे इसके बारे में? यह यह मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का पुत्र था, रायमल का पुत्र था। यह सिवाना का सामंत था। कहाँ का सामंत? आपके सिवाना का। यह सिवाना का सामंत था। अकबर ने अकबर ने 1589 ईस्वी में सिवाना पर
आक्रमण किया, शिवाणा पर आक्रमण किया। इस समय शिवाणा में दूसरा साका हुआ। पहला साका कब हुआ, तो वो जब हम चौहान पढ़ेंगे तब बात करेंगे, आपका 1308 के आसपास। पर अभी याद रखना कि दूसरा साका हुआ। तो आपके शिवाणा का दूसरा साका कब हुआ, आपके 1589। आक्रमणकारी कौन है आपके, आक्रमणकारी याद रखना कौन है आपके, तो अकबर। साका हुआ तो मैंने बताया था साका में दो चीज होती थी, एक केसरिया और एक जौहर। तो केसरिया किसने किया आपके, केसरिया का प्रतिनिधि तो याद रखोगे कल्ला रायमलोद, कल्ला रायमलोद। और आपके जौहर किसने किया आपके, तो याद रखोगे जौहर तो आपके बहान कंवर, बहान कंवर। और भान कंवर कौन है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके कुंदी की राजकुमारी। ये थोड़ा सा उदय सिंह के साथ कल्ला रायमलोत वाला था, तो मैंने आपको बता। ये देखो भैया कल्ला जी, योद्धा वीर, आपके राजस्थान के इतिहासों की गाथाओं में अमर होने वाले आपके कल्ला रायमलोत। अब कहते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल आपके 1583 से 1595 तक रहा। और मोटा राजा उदय सिंह के बाद में आपके मारवाड़ के अगले शासक के रूप में सवाई सूर सिंह का नाम आता है। किसका था आपके, सवाई सूर सिंह का नाम है। आज मैं थोड़ी सी तबीयत खराब है, धीरे पढ़ा रहा हूं, पर याद रखना कि हमने आपके मोटा राजा उदय सिंह को पढ़ा और उदय सिंह के साथ कल्ला रायमलोद के बारे में अध्ययन किया। अब आपके है सवाई सूर सिंह। सवाई सूर सिंह 1595 से 1615। एक याद रखना बीकानेर में भी सूर सिंह के नाम से राजा हुए, पर उनके आगे आपके महाराजा सूर सिंह लगता है, इनके आगे आपके सवाई सूर सिंह, ये याद रखना। पहली बात, दो तीन बात करेंगे हम सूर सिंह के बारे में, इतना ज्यादा बड़े नहीं आपके। एक तो याद रखोगे इनकी उपाधि, इनकी उपाधि क्या है, तो ये उपाधि है आपकी सवाई वाली। उपाधि क्या हो जाएगी आपके, सवाई वाली। कि सवाई सूर सिंह को सूर सिंह की उपाधि किसने दी थी, तो ये भी याद रखना अगर पूछ लिया जाए तो आपके अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, आपके अकबर के द्वारा। एक बात इनसे आप ये याद रखोगे, समकालीन मुगल बादशाह कौन थे इनके, समकालीन मुगल बादशाह। तो जब समकालीन मुगल बादशाह की बात आती है, एक आपके अकबर और एक आपके जहांगीर, दो चीजें। एक, सूर सिंह से ये बात याद रखना कि इनके प्रधानमंत्री कौन थे, इनके प्रधानमंत्री, ये सवाल बहुत बार पूछा, इनके प्रधानमंत्री कौन। इनके प्रधानमंत्री से अधिकांश आपका सवाल बनता है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री थे वो आपके गोविंदास भाटी हुआ करते थे। और गोविंदास भाटी को आपके एक उपनाम से पुकारा जाता है, इसलिए बार बार घुमा के ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो इनके प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो गोविंदास भाटी। कौन आपके, गोविंदास भाटी।
और गोविंददास भाटी का आपका एक उपनाम है जो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है। इन्हें आपके मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, ये याद रखना, मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। तो सवाई सूर सिंह से आपको इतनी बातें याद रखनी। शासनकाल 1595 से 1615, उपाधि सवाई अकबर के द्वारा दी गई। इनके समकालीन मुगल बादशाह तो अकबर और आपके जहांगीर। इनके प्रधानमंत्री कौन थे, ये बात खास करके आप याद रखोगे। इनके प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना गोविंददास भाटी। और इन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है आपका, तो इन्हें मारवाड़ का आपका चाणक्य कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, और आगे कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।